हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं जर्नल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 4 फॉर योर UIIC AO एंड NICL असिस्टेंट। अगर आपने इसका प्रीवियस मॉक नहीं देखा है, मॉक टेस्ट नंबर 3, तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर का जो PDF है वो आपको वीडियो अपलोड होने के बाद जल्दी ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप यहाँ से सारे ही PDFs डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला आपको क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड द सेकेंड एडिशन ऑफ अ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अ ग्रीन हाइड्रोजन इन विच अमंग द फॉलोइंग सिटी। तो इनमें से कौन सी सिटी में होस्ट किया गया था आपका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अ ग्रीन हाइड्रोजन? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज न्यू दिल्ली, दिल्ली में होस्ट किया गया था। कौन सा एडिशन था? सेकेंड एडिशन था। किसने इनॉग्रेट किया था वर्चुअली? PM नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर और पार्टनर कौन थे? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, Office of Principal Scientific Advisor, in association with the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Department of Science and Technology and Department of Scientific and Industrial Research. ठीक है, whereas यहाँ पे implementation और knowledge partner आपका था SECI, that is Solar Energy Corporation of India and Ernst Young. इंडस्ट्री पार्टनर आपका था FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यहाँ पे बात हो रही है ग्रीन हाइड्रोजन की, तो इंडिया के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात भी कर लेते हैं, जो 2023 में लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। और इसका मेन मोटिव क्या है कि जो इंडिया है, इंडिया को ग्लोबल हब बनाना है फॉर प्रोडक्शन, यूज एंड एक्सपोर्ट ऑफ अ ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, इंडिया का एम क्या है? इंडिया ने डिक्लेयर किया है कि इंडिया अचीव करेगा नेट जीरो एमिशन बाय 2070 और इसमें सबसे अहम भूमिका निभाएगा ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, इसके अलावा आउटकम्स देख लेते हैं कि 2030 तक नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के क्या क्या आउटकम रहेंगे। पहला आपका पॉइंट है, इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है ये आपकी एटलीस्ट 5 मिलियन मेट्रिक टन हो जाएगी, पर एनम हो जाएगी। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन होगा 125 गीगावाट का। देन नेक्स्ट आता है, ओवर 8 लाख करोड़ टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगाई जाएगी, जिससे आपका जो है 6 लाख 2030 तक 6 लाख फुल टाइम जॉब्स यहाँ पे क्रिएट की जाएंगी। ठीक है, साथ में ही 50 मिलियन मेट्रिक टन का जो पर एनम का जो CO2 एमिशन है वो भी यहाँ पे कम हो जाएगा, वो भी आपका रिड्यूस हो जाएगा। फाइन, ये सब चीज़ें एक्सपेक्टेड आउटकम है हमारे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की। क्लियर है? नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अक्टूबर इंडियन नेवी हैज इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट मेमोरियल सतर्क पार्क इन डैश डेडिकेटेड टू ऑनरिंग मिलिट्री इंटेलिजेंस पर्सनल हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन दिस सर्विस। तो मिलिट्री इंटेलिजेंस पर्सनल्स के लिए जो शहीद हो गए हैं उनके याद में इस मेमोरियल को बनाया गया है। ठीक है, जिसका नाम क्या रखा है? सतर्क पार्क, और इसे पुणे महाराष्ट्र में इनॉग्रेट किया गया था। अब जो ये मेमोरियल पार्क है इसे कंस्ट्रक्ट किया गया है मिलिट्री इंटेलिजेंस ट्रेनिंग स्कूल एंड डिपोट द्वारा, जो इसे मेंटेन और ऑपरेट करेगा विद, और इसे ये इन्होंने बेसिकली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट लिया था फॉर दिस इनिशिएटिव? इट इज रोडवे सॉल्यूशंस इंडिया इंफ्रा लिमिटेड, दैट इज RSIL, और MINTSD ने मिल के इस मेमोरियल को बनाया है, जो पुणे महाराष्ट्र में इनॉग्रेट किया गया था। अब इसे इनॉग्रेट किसने किया था? जो प्रदीप कुमार चहल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, कॉलोनियल कमांडेंट ऑफ इंटेलिजेंस कॉर्प्स एंड कमांडेंट ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस ट्रेनिंग स्कूल एंड डिपोट। ठीक है, नाउ जो ये पार्क है इसमें 40 मिलिट्री इंटेलिजेंस पर्सनल जो है उनको यहाँ पे उनकी आप छवि यहाँ पे देख पाएंगे। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विल एस्टैब्लिश फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट इन पार्टनरशिप विद डैश that will produce chips for use in military hardware in both countries as well as in a critical telecommunication networks and electronics। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसके साथ इंडिया मिलके जो है एस्टैब्लिश करेगा पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट? तो इट इज योर USA। ठीक है, कौन सी आपकी कंट्री है? तो इट इज USA। और ये जो आपका फैब्रिकेशन होगा ये शक्ति के नाम से जाना जाएगा और ये फोकस करेगा 3 एसेंशियल पिलर्स पे। अब कौन से 3 एसेंशियल पिलर्स इसके हैं? तो इट इज एडवांस सेंसिंग, एडवांस कम्युनिकेशन एंड हाई वोल्टेज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे। फाइन, अब जो ये प्लांट है ये मैन्युफैक्चर करेगा इंफ्रारेड, गैलियम नाइट्रेट एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर्स को। साथ में ही यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलेगा इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन का, एज वेल एज अ स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप बिटवीन भारत सेमी, थर्ड आईटेक
एंड यूएस स्पेस फोर्स का। फाइन। Now next question है, which among the following initiatives was recently in October launched by the Anusandhan National Research Foundation to bridge gap between academic research and industrial application, fostering innovation and scientific excellence in India? तो इनमें से कौन सा इनिशिएटिव जो है वो रिलीज किया है, लॉन्च किया है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा? तो इट इज योर प्राइम मिनिस्टर अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट, PMECRG, और दूसरा मिशन आपका है मिशन फॉर इनिशिएटिव है मिशन फॉर एडवांसमेंट इन अ हाई इम्पैक्ट एरियाज इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? A and B बोथ। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर D, बोथ A and B आर करेक्ट। फाइन। अब इनके बारे में देखते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट है आपका, ये सपोर्ट करेगा अर्ली करियर रिसर्चर्स एंड एनहांस करेगा इंडिया के साइंटिफिक इनोवेशन को, और यहाँ पे इसे डिजाइन किया गया है विद अ फ्लेक्सिबल बजट। यहाँ पे फ्लेक्सिबल बजट रहेगा टू फैसिलिटेट द रिसर्च। नेक्स्ट आपका जो मिशन है, मिशन या महा ईवी, मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज। इसका नाम से पता चल रहा है इसका एम क्या है कि हम जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजीज पे फोकस करें ताकि हमारी जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट पे वो कम हो जाए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नाउ इसका फोकस एरिया आपके कहाँ पे रहेंगे? ट्रॉपिकल इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज एंड बैटरी सेल्स पे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स एंड ड्राइव्स, देन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ये इसके फोकस एरिया आपके हैं। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के आपके मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक नई पॉलिसी यहाँ पे लॉन्च की है। किस चीज के लिए? एनहांस करने के लिए कन्वीनियंस ऑफ ट्रैवलिंग ऑन अ नेशनल हाईवे। इस पॉलिसी का नाम आपका है हम सब। अब ये बहुत सही पॉलिसी है, इसके बारे में जानते हैं। जो ये पॉलिसी है ये इंट्रोड्यूस करेगी कुछ फैसिलिटीज, जैसे क्लीन टॉयलेट्स। विमेंस को बहुत दिक्कत होती है जब ट्रैवलिंग करते हैं, तो इनके लिए तो बहुत अच्छी सुविधा है। साथ में बेबी केयर रूम यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। प्रोविजन फॉर व्हील चेयर्स, जो आपके जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए व्हील चेयर का बहुत महत्व होता है, आप सभी को पता है, राइट? तो ये सारी जो छोटी छोटी सुविधाएं हैं ये प्रोवाइड करेंगे हम सफर पॉलिसी के अंदर। इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, पार्किंग स्पेसेस, ये सारी चीजें यहाँ पे ये उपलब्ध करवाएंगे। और आप नियर बाय सर्विसेज जो प्रोवाइडर हैं उनको चेक कर सकते हो कि राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप से, जो इन्होंने 2023 में लॉन्च की थी। ठीक है, किसने लॉन्च की थी? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और इस ऐप के थ्रू आप नियर बाय जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनसे उनकी मतलब उनको देख सकते हो, उनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि भाई जहाँ से आप ट्रैवल करो उसके आसपास कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी हैज गिवन अप्रूवल टू स्टैब्लिश अ न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज इन डैश विलेज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का जो नगाय लंका विलेज है यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा आपका नया मिसाइल टेस्टिंग रेंज। ठीक है, अगर करेंटली बात करें तो मिसाइल टेस्टिंग कहाँ पे होती है आपकी? उड़ीसा के एक तो चंदीपुर में होती है, बालासोर। ठीक है, आपने नाम सुना होगा इसका, बालासोर इन चंदीपुर उड़ीसा। और दूसरा है आपका अब्दुल कलाम आइलैंड। इसका पुराना नाम क्या होता था मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, अब्दुल कलाम आइलैंड। ठीक है, ये दोनों जगह पे मिसाइल टेस्टिंग होती है। इसके अलावा इन मंथ ऑफ अप्रैल एक और जगह आपका स्टैब्लिश किया जा रहा है मिसाइल टेस्टिंग रेंज। मतलब न्यूज आई थी आपकी कि वेस्ट बंगाल के जनपुट विलेज में, ठीक है, जुनपुट विलेज जो आपका है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, यहाँ पे आपका DRDO जो है ये मिसाइल टेस्टिंग रेंज बना रहा है। तो आपका ये चारों चीज याद रखनी है। दो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, अब्दुल कलाम आइलैंड और बालासोर का आपका बालासोर में जो मिसाइल टेस्टिंग आपकी होती है, ये दोनों ही जगह आपकी उड़ीसा में लोकेटेड है। ठीक है, तीसरा आपका है कोलकाता वेस्ट बंगाल में जो अभी बन रहा है। और चौथा आपका जो है ये मिसाइल टेस्टिंग रेंज आंध्र प्रदेश के नागाय लंका में जो है बनाया जाएगा, स्टैब्लिश किया जाएगा। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। इसके अलावा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने एक और चीज अप्रूव की थी। इन्होंने एक डील अप्रूव की थी $4 बिलियन की, जो आपकी USA की कंपनी के साथ साइन हुई थी 31 MQ-9B हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के लिए। इसके साथ इन्होंने 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स का भी डील फाइनल किया था कि ये बिल्ड मतलब इसके लिए भी यहाँ पे इन्होंने अप्रूवल दिया था। और ये सबमरीन कौन बनाएगा? ATV प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाई जाएगी। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज रिसेंटली इन अक्टूबर बिकम्स द 14th महारत्ना CPSC सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन इंडिया। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी आपकी 14th महारत्ना बनाई गई है? तो पहले तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आपका मिनी रत्ना, महारत्ना, नवरत्ना, ये तीनों में से क्वेश्चन आपका आ जाता है। ठीक है, किसी भी एक पे जो भी न्यूज होगी आपकी तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, तो याद रखना है। और इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है महारत्ना वो भी इंपॉर्टेंट है, इट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये क्लियर है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 14th महारत्ना बनाया गया है। क्लियर हुआ? नाउ HAL की अगर बात करेंगे तो HAL के आपके करंट CMD हैं डॉक्टर DK सुनील, हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है और इसे 1914 में जो है एस्टैब्लिश किया गया था। फाइन, आपको जो मिनी रत्ना, नवरत्ना और महारत्ना, ये तीनों स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। मिनी रत्ना और नवरत्ना आपकी 1997 में आई थी और महारत्ना जो है वो 2010 में लाई गई थी। तो इनकी जो एलिजिबिलिटी है वो सारी आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, उससे पहले अभी एलिजिबिलिटी देखेंगे, उससे पहले महारत्ना देख लेते हैं कौन कौन सी है। एक तो आपकी BHEL है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, देन कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, NTPC, फिर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, देन पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, REC लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गई आपकी, ऑयल इंडिया हो गई। अब चौथी आपकी बनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, देखो अब सबसे पहले बात करेंगे मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस की। तो ऐसी कंपनी, मतलब मिनी रत्ना कैटेगरी 1 में आने के लिए कंपनी जो है ये प्रॉफिट, ये आपकी जो है इट मस्ट हैव अचीव प्रॉफिटेबिलिटी इन लास्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर। लास्ट 3 ईयर्स में इनको प्रॉफिट होना चाहिए। दे नीड टू डिमॉन्स्ट्रेट प्री टैक्स प्रॉफिट ऑफ 30 करोड़। ठीक है, 30 करोड़ का प्री टैक्स प्रॉफिट इनको दिखाना होता है और मोर इन एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 ईयर्स। इन 3 ईयर्स की यहाँ पे बात की है जहाँ पे प्रॉफिट की बात की है कि लास्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर में प्रॉफिट होना चाहिए और इनमें से किसी एक साल में आपको दिखाना है प्री टैक्स प्रॉफिट ऑफ 30 करोड़। ठीक है, एंड दे मस्ट मेंटेन अ पॉजिटिव नेटवर्क। कैटेगरी आगे, अभी हमने कैटेगरी 1 की बात करी मिनी रत्ना के अंदर। अब मिनी रत्ना की सेकंड कैटेगरी क्या बोलती है? इट रिक्वायर अ कंपनी रिक्वायर अ कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी फॉर एटलीस्ट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है, लास्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर में जो सेम पहली वाली की कंडीशन थी वही आपकी सेम कंडीशन है। दूसरा यहाँ पे क्या बोला है कि दे शुड ऑल्सो हैव अ पॉजिटिव नेटवर्थ टू बी एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन। तो देखो यहाँ पे आपका लगभग सिमिलर ही इसका रहता है, बट मिनी रत्ना कैटेगरी 1 में आपको प्री टैक्स प्रॉफिट जो है वो दिखाना होता है किसी भी एक साल में। जो 3 कंसेक्यूटिव ईयर में से किसी भी एक साल में आपका ये 30 करोड़ वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है आपका नवरत्ना स्टेटस। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि जो आपकी CPSC है इट शुड बी अ मिनी रत्ना 1 एंड शेड्यूल A कंपनी। तो ये कैटेगरी, ये आपकी एलिजिबिलिटी आ जाती है। नेक्स्ट है इट शुड हैव ऑब्टेन एक्सीलेंट और वेरी गुड रेटिंग इन 3 ऑफ द लास्ट 5 MOUs। जो लास्ट 5 MOUs होंगे उनमें से 3 में आपको एक्सीलेंट और वेरी गुड रेटिंग मिली होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है CPSC शुड हैव ऑब्टेन कंपोजिट स्कोर ऑफ 60 और मोर कैलकुलेटिंग कंसर्निंग 6 स्पेसिफिक पैरामीटर्स। तो ये पैरामीटर्स आपके हैं जैसे नेट प्रॉफिट टू नेटवर्थ, देन मैन पावर कॉस्ट टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ सर्विस, देन प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और टैक्सेस टू कैपिटल एम्प्लॉयड। देन आपका नेक्स्ट आता है PPDIT टू टर्नओवर। देन नेक्स्ट पैरामीटर है अर्निंग पर शेयर और इंटरसेक्टरल परफॉर्मेंस। तो ये आपके जो 6 पैरामीटर्स हैं इसमें कंपोजिट स्कोर आपका 60 होना चाहिए, 60 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। नाउ इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? जो नवरत्ना स्टेटस जिस कंपनी को दिया जाएगा या ग्रांट किया जाएगा, इट विल एनहांस ऑटोनॉमी इन अ फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल मैटर्स टू दी CPSCs। देन दे कैन मेक लार्ज इन्वेस्टमेंट। कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? अप टू ₹1000 करोड़ और 15% ऑफ देयर नेटवर्थ। जितनी नेटवर्थ होगी उसकी 15% या फिर 1 करोड़ तक का 1000 करोड़ तक का ये जो है इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे ऑन अ सिंगल प्रोजेक्ट विदाउट नीडिंग द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है दे कैन इन्वेस्ट अप टू 30% ऑफ देयर नेटवर्थ। ये अपना अभी बात
इससे पहले क्या बात हुई थी, सिंगल प्रोजेक्ट में 15% से जो इनकी नेटवर्थ है उसका 15% ये खर्च कर सकते हैं, ये इन्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट की परमिशन के बिना। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये अपनी नेटवर्थ का 30% इन्वेस्ट कर सकते हैं एनुअली, ठीक है, एनुअली, बट इट शुड नॉट एक्सीड 1000 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे कैन स्टैब्लिश जॉइंट वेंचर्स ओवरसीज, एक्सेस न्यू मार्केट, लेवरेजिंग द लोकल एक्सपर्टीज। लास्ट पॉइंट आपका बोल रहा है इट एम्पावर्स, क्या बेनिफिट होता है, इट एम्पावर्स विद अ फास्टर डिसीजन मेकिंग, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड ग्रेटर एम्पावरमेंट। तो ये सारी चीजों का बेनिफिट नवरत्ना कंपनीज को मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है आपके महारत्ना, जो अभी 14 कंपनीज आपकी हैं, ठीक है, HAL को मिला के। तो ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास नवरत्ना स्टेटस होना चाहिए, पहला आपका क्राइटेरिया यही आ जाता है। जैसे नवरत्ना में क्या था कि आपका मिनी रत्ना 1 आपका जो है ये वाला स्टेटस होना चाहिए, ऐसे ही महारत्ना में आपका है कि नवरत्ना स्टेटस इस कंपनी के पास होना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है इट शुड बी लिस्टेड ऑन अ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में ये आपके लिस्टेड होनी चाहिए विद मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड पब्लिक शेयर होल्डिंग अंडर दी सेबी रेगुलेशन। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या बोल रहा है, the company should have significant global presence और international operation। और लास्ट 3 इयर्स के लिए सारी, जैसे आपके अभी दोनों स्टेटस हमने पढ़े, लास्ट 3 ईयर का क्राइटेरिया था, ऐसे ही यहाँ पे भी आपका लास्ट 3 इयर्स के लिए क्राइटेरिया है कि कंपनी को अचीव करना है एवरेज एनुअल टर्नओवर आपका ग्रेटर देन 25,000 करोड़ का। देन एवरेज एनुअल नेटवर्थ आपकी ग्रेटर देन 15,000 करोड़ होनी चाहिए, और एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट जो है ये आपका ज्यादा होना चाहिए ₹5,000 करोड़ से। तो ये क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। फाइन, आई होप ये क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट इज recently in October PM Modi has inaugurated the Lal Tipara Goshala, India's first modern गौशाला with a bio CNG plant in Dash। तो पीएम मोदी ने वर्चुअली इस गौशाला को जो है इनॉग्रेट किया था। कहाँ पे इनॉग्रेट की गई है, तो इट इज इनॉग्रेटेड इन दी ग्वालियर मध्य प्रदेश, ठीक है। कहाँ पे इनॉग्रेट की गई है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। और ये गौशाला जो है आपकी ये 2 हेक्टेयर में, ओवर 2 हेक्टेयर ये आपकी एस्टैब्लिश की गई है विद द कोलैबोरेशन ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। इसका टोटल कॉस्ट जो आपका है इट इज 32 करोड़ रुपीज फ्रॉम द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड ऑफ द IOCL। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या बोल रहा है, जो ग्वालियर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है इन्होंने भी यहाँ पे 5 करोड़ रुपए का जो है अपना मतलब पैसा यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्लांट। क्लियर है। नाउ जो प्लांट है ये 3 टन ऑफ नेचुरल गैस पर डे प्रोड्यूस करेगा यूजिंग 100 टन ऑफ काउ डंग एंड दिस प्लांट विल प्रोड्यूस 20 टन्स ऑफ हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक मैन्योर। तो ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन की गई थी। क्लियर हुआ। अब नोट का इंपॉर्टेंट ये क्यों होता है, क्योंकि इंडिया का पहला मॉडर्न गौशाला है विद अ बायो CNG प्लांट, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अक्टूबर ड्यूरिंग द 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ DAE दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, द डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती जो सेक्रेटरी हैं इस डिपार्टमेंट के, इन्होंने इनॉग्रेट किया था मेजर एटमॉस्फेरिक कैरेनकोव experiment that is MACE observatory, Asia's largest and highest imaging telescope in Dash। तो ये कहाँ पे इनॉग्रेट की गई थी, तो इट वॉज इनॉग्रेटेड एट दी हैनले लद्दाख। कहाँ पे इनॉग्रेट हुई थी, हैनले लद्दाख में इनॉग्रेट की गई थी बाय दी अजीत कुमार मोहंते जो चेयरमैन है आपके एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, ठीक है। सेक्रेटरी भी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और चेयरमैन भी हैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। नाउ मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें तो ये आपका चेरेनकोव टेलीस्कोप है जो एशिया जो बेसिकली बिगेस्ट है एशिया में, ठीक है, बड़ा है, सबसे बड़ा है एशिया का, एंड ये लोकेटेड आपका 4300 मीटर्स अबव द सी लेवल और वर्ल्ड का हाईएस्ट जगह पे ये आपका लोकेट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज इंडिजिनियसली बिल्ड बाय मुंबई बेस्ड भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC द्वारा इसको जो है इंडिजिनियसली बिल्ड किया गया है विद द हेल्प फ्रॉम हैदराबाद इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन हैदराबाद बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके सपोर्ट से इसे बनाया गया है एंड साथ में आपके अदर पार्टनर्स भी यहाँ पे थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है, जो ये आपका
MAC ऑब्जर्वेटरी है, ये डिटेक्ट करेगी हाई एनर्जी गामा रेज और हेल्प करेगी साइंटिस्ट को कि वो स्टडी करे पावरफुल कॉस्मिक इवेंट जैसे सुपरनोवा हो गया आपका, ब्लैक होल्स, गामा रेज बर्स्ट, ठीक है, ये सब वो इजिली स्टडी कर पाएंगे। नाउ यहाँ पे 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हुआ था आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का, जिसका फॉर्मेशन कब हुआ था आपका 1954 में ये फॉर्मेशन हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन दी मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट इज द यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के आपके मिनिस्टर हैं। इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया था एक मिशन, क्रूज भारत मिशन, जिसका नाम है फ्रॉम डैश सिटी टू एनहांस इंडियाज क्रूज टूरिज्म सेक्टर। तो रिसेंटली इन्होंने मुंबई महाराष्ट्र से जो है क्रूज भारत मिशन को लॉन्च किया था, जिसका मेन एम क्या है कि आने वाले 5 सालों में 2029 तक हमारा टारगेट है कि हम डबल करें क्रूज पैसेंजर्स को, और साथ में ही अभी जो आपके पैसेंजर्स है इसकी संख्या क्या है 4.6 लाख पैसेंजर्स हैं, इसको भी हमें 50 लाख में कन्वर्ट करना है बाय द ईयर 2047। तो ये दोनों टारगेट लेके हम चले हैं। फाइन, अब जो इनिशिएटिव है ये 3 की सेगमेंट्स में आपका फोकस करेगा। कौन कौन से सेगमेंट्स हैं? इट इज ओशियन एंड हार्बर क्रूज, नेक्स्ट आता है रिवर एंड इनलैंड क्रूजेस, एंड द लास्ट इज आइलैंड एंड आइलैंड क्रूजेस। तो ये 3 आपके की सेगमेंट्स हैं जिसपे इस इनिशिएटिव का फोकस रहेगा, जिसका टारगेट क्या है कि हमें जो पैसेंजर ट्रैफिक है, पैसेंजर जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमें बढ़ाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज़ अप्रूव्ड रीनेमिंग ऑफ द डैश एज अ जगत गुरु संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट। तो इनमें से कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम अभी चेंज किया गया है? इट इज़ योर पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। इस एयरपोर्ट का नाम रखा गया है आफ्टर दी जगत गुरु संत तुकाराम महाराज, जो 17th सेंचुरी के हिंदू संत एंड पोएट थे आपके फ्रॉम दी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल वाटर कमीशन रिपोर्ट, ग्लेशियर लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज अक्रॉस हिमालयन रीजन विटनेस्ड एन ओवरऑल इंक्रीज ऑफ -% in areas to a 5.91 lakh hectares in 2024 ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। तो अभी रिसेंटली सेंट्रल वाटर कमीशन द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई है जिसमें बोला गया है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज 2011 से 2024 के बीच में 10.81% का हमें इंक्रीज देखने को मिला है इन अ ग्लेशियल लेक्स। इनका जो एक्सपेंशन है वो हो रहा है, और 2011 से 2024 के बीच में 10.81% का यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है। 2011 में ये एरिया आपका 5.33 लाख हेक्टेयर्स होता था, अभी ये इंक्रीज होके 5.91 लाख हेक्टेयर्स हो गया है, जिसकी वजह से हमारा जो रिस्क है फॉर अ ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 33.7% का इंक्रीज हमें देखने को मिला है, जो 2011 में 1962 हुआ करता था, अभी ये 2623 हेक्टेयर का हो गया है एज ऑफ सितंबर 2024। इसके अलावा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था कि इंडिया में 67 लेक्स ऐसे आपके आइडेंटिफाई किए गए हैं जहाँ पे एक्सपेंशन जो है वो 40% से ज़्यादा है, जो दर्शाता है इस कैटेगरी को, इस जो इतने सारे लेक हैं इनको हमने जो है हाई रिस्क कैटेगरी में डाल दिया है, ठीक है। क्यों डाला है? क्योंकि यहाँ पे जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट है वो हो सकता है, आउटबर्स्ट फर्स्ट हो सकता है, ठीक है। अब कुछ एरियाज जहाँ पे जो हाई रिस्क कैटेगरी में आपके डाले गए हैं वो कौन कौन से हैं? ये एरिया आ जाता है आपका लद्दाख का, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का, ठीक है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था अबाउट दी ट्रांस बाउंड्री रिस्क, मतलब जो ये ग्लेशियल एक्सपेंशन अगर होगा तो इससे ट्रांस बाउंड्री रिस्क भी बढ़ जाएगा विद दी भूटान, नेपाल एंड चाइना, जो जिनकी बाउंड्रीज हमसे लगती हैं, खासकर हिमालयन रीजन, ओके। अब इसका सोल्यूशन यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमें जल्दी से जल्दी अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है बनाना चाहिए, जिससे जो डिजास्टर होने वाला है उसे हम पहले ही जो है भाप पाए, और भाप लेंगे तो कम से कम जो है नुकसान हमारा होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रिपेयर उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे, राइट। नाउ आप स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं सेंट्रल वाटर कमीशन की। तो इसके करंट चेयरमैन कौन है? खुशविंदर वोरा। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द WHO's ग्लोबल
Tuberculosis Report 2024, India has registered a -% decline in TB incident from 237 per lakh population in 2015, जो 2023 में 195 पर lakh population हो गया है। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में डिक्लाइन देखा गया है 17.7% का। और क्या चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई थी इस रिपोर्ट में कि जो ग्लोबल डेथ कॉज है टीबी का वो भी आपका जो है कम हुआ है, कितने परसेंट से, 23% से फॉर 2022 से 2023 के बीच में ये आपका 23% डिक्लाइन हुआ है। पहले 1.32 था, अभी ये 1.25 मिलियन हो गया है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है जो WHO अफ्रीकन एंड यूरोपियन रीजन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस देखी गई है इन अ नेट रिडक्शन इन दी TB इंसिडेंट रेट विच इज 42% इन अफ्रीका एंड 38% इन यूरोपियन रीजन। ओके, न्यू केसेस की बात करें तो ग्लोबली 8.2 मिलियन पीपल जो हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है कि उन्हें टीबी हुआ है। 2023 की यहाँ पे बात की जा रही है, अगर 2022 की कंपैरिजन में बात करें तो ये आपका जो है 7.5 मिलियन था 2022 में, अभी 8.2 मिलियन हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे हमें जो है ग्रोथ देखने को मिली है, मतलब कि लोगों को यहाँ पे टीबी हुआ है जिसकी परसेंटेज अभी बढ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट इज द रिपोर्ट हाईलाइटेड टॉप 5 कंट्रीज विद contributed 56% of a global TB burden, जिसमें इंडिया का नाम भी शामिल है which is 26%, then followed by Indonesia 10%, China 6.8%, Philippines 6.8% again and Pakistan with a 6.3%. okay, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और की पॉइंट्स देखते हैं, जैसे 2023 में 5.7 बिलियन यूएस डॉलर की फंडिंग यहाँ पे प्रोवाइड की गई थी फॉर टीबी प्रिवेंशन, डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट सर्विसेज। ओके, एंड हमारा 2027 तक टारगेट क्या है कि इस फंडिंग को हमें 22 बिलियन यूएस डॉलर करना है। ओके, नेक्स्ट इज 1 बिलियन यूएस डॉलर फंडिंग यहाँ पे दी गई थी टीबी रिसर्च के लिए, और ये फंडिंग हमें करनी है 2027 तक 5 बिलियन यूएस डॉलर, ऐसा टारगेट हम लेकर चले हैं। ओके, नेक्स्ट इज द रेट ऑफ ग्लोबल टीबी ट्रीटमेंट कवरेज जो है 2023 में ये बताई गई है, इट वॉज 75% एंड हमारा टारगेट क्या है कि 2027 तक हम इसे 90% करेंगे। अब बात करते हैं इंडिया की। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एस्टिमेशन दिया गया है कि इंडिया में 2023 में एस्टिमेटेड है कि 2023 में आपके कितने केसेस यहाँ पे देखे गए हैं, 27 लाख टीबी केसेस, जिसमें से 25.1 लाख वर डायग्नोस्ड एंड पुट ऑन दी ट्रीटमेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इंडिया का ट्रीटमेंट कवरेज जो है ये आपका बड़ा है। 2015 में 72% हुआ करता था, अब 2023 में इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये 89% था। इसके अलावा जो डेथ्स होती हैं टीबी से इन इंडिया, अगर इंडिया की बात करें तो जो टीबी से रिलेटेड डेथ होती है लोगों की, इसमें भी हमें कमी देखने को मिली है। दैट मीन्स इस बार जो है डेथ्स जो है वो भी कम हुई है, विच इज डिक्लाइन बाय 21.4%। पहले 28 पर लाख पॉपुलेशन ये डेथ हुआ करती थी, अभी 22 पर लाख पॉपुलेशन ये हो रही है। ओके, दैट मीन्स कि ये काफ़ी सही चीज़ हो रही है। आई मीन यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है ड्यू टू टीबी, तो इसका जो ट्रीटमेंट हो रहा है मतलब वो अच्छे से हो रहा है, जिससे लोगों की जान बचाई जा रही है। ओके, नाउ WHO की बात करेंगे तो इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस। हेडक्वार्टर लोकेटेड है जिनेवा स्विट्जरलैंड में एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था 1948 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैव रिसेंटली इन अक्टूबर रिसीव्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, या जिसे हम GI टैग बोलते हैं, बाय दी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, जो आपका लोकेटेड है चेन्नई में। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है चेन्नई तमिलनाडु में। एंड ये जो GI टैग होते हैं ये कब तक के लिए वैलिड होते हैं, तो 10 ईयर तक के लिए ये वैलिड होते हैं। इसके बाद दोबारा से इनको जो है रिन्यू करवाना होता है। ठीक है, तो अब रिसेंटली ये कौन से स्टेट्स के ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को दिया गया है, तो 8 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स थे आपके असम के जिन्हें ये आपका GI टैग दिया गया है। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, जौग्रान, देन आपका मेबरा जौ बिडवी, जौ गिशी, नामहाब, ओंडला, वाखा, नार्जी और अरोनई। ये प्रोडक्ट्स जो आपके हैं इनको रिसेंटली GI टैग दिया गया है। इनके बारे में आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेरिटेज वीक इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन। तो वर्ल्ड हेरिटेज वीक हम ऑब्जर्व करते हैं 19 से 25 नवंबर को, और यहीं पे अगर क्वेश्चन बने आपका वर्ल्ड हेरिटेज डे के बारे में
कि वर्ल्ड हेरिटेज डे कब आपका ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये होता है 18 अप्रैल को। ठीक है, 18 अप्रैल को हम इसे ऑब्जर्व करते हैं। नाउ अब वापस क्वेश्चन में आते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज वीक की थीम क्या होती है? इट इज डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। इसकी शुरुआत, जो ये इवेंट था आपका वर्ल्ड हेरिटेज वीक का, इसके इवेंट की शुरुआत की गई थी आपके यूपी के टेम्पल से, सीताराम टेम्पल इन सोरोंजी उत्तर प्रदेश। एंड ये वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन आपका खत्म हुआ था विद अ स्पेशल प्रोग्राम एंड एडिशनल रामायण थीम्ड एग्जीबिशन, जो यूपी के अतरजी खेरा में एग्जीबिशन हुआ था। इससे ये आपका खत्म हुआ था इवेंट। नाउ अब कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जिस पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। जैसे एज ऑफ 2024 इंडिया में 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जिसमें से 35 आपकी कल्चरल साइट्स हैं, 7 नेचुरल साइट हैं और एक आपकी मिक्स हेरिटेज साइट है। और रिसेंटली कौन सी साइट इसमें ऐड हुई थी इन मंथ ऑफ अक्टूबर? इट इज मोदेम फ्रॉम असम। नाउ एएसआई के बारे में भी देख लेते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके करंट डायरेक्टर जनरल आपके हैं युद्धवीर सिंह रावत। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में एंड इट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1861। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी अनवील्ड अ डैश डिनोमिनेशन कॉमरेटिव कॉइन टू मार्क द बर्थ सेनेटरी ऑफ एच माताजी निर्मला देवी जी एट द नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे आपका 100 रुपीज का जो कॉइन है वो अनवील किया गया था बाय दी नितिन गडकरी जी। ठीक है, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो एच माताजी निर्मला देवी जी हैं, शी इज अ फाउंडर ऑफ सहजा योगा, जो न्यू रिलीजियस विच इज अ न्यू रिलीजियस मूवमेंट। एंड जो कॉइन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे 100 रुपए का कॉइन अनवील किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें जो निर्मला देवी जी हैं, एच माता जी निर्मला देवी जी, इनके फोटो यहाँ पे बनी हुई है इस कॉइन में। एंड अगर हम इसकी बात करें मेटल कंपोजिशन की, तो 50% सिल्वर यूज किया गया है, 40% कॉपर, 5% निकल एंड 5% जिंक इसमें यूज किया गया है। इसका वेट आपका है 35 ग्राम्स का एंड इट हैव अ डायमीटर ऑफ 44 mm। ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज वॉन द कमला देवी चट्टोपाध्याय नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन बुक प्राइज 2024। तो 2024 का कमला देवी चट्टोपाध्याय नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन बुक प्राइज जो है वो इनमें से कौन से शख्स को दिया गया है? ये दिया गया है आपका अशोक गोपाल को। और इनकी बुक जो है अपार्ट द लाइफ एंड थॉट ऑफ बी.आर. अम्बेडकर, इस बुक के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है विच इज पब्लिश्ड बाय दी नवायाना एंड ये अनाउंसमेंट की गई थी बाय दी न्यू इंडिया फाउंडेशन। अगर अवार्ड सेरेमनी की बात करें तो ये आपका 14 दिसंबर को होगी बैंगलोर लिटरेचर फेस्टिवल में। और इस अवार्ड में आपका कैश प्राइज दिया जाता है एज अ अवार्ड। यहाँ पे कैश प्राइज दिया जाता है 15 लाख का विद अ ट्रॉफी एंड अ साइटेशन। अगर वहीं पे बात की जाए 2023 की, जो प्रीवियस ईयर ये अवार्ड किसे दिया गया था? अक्षय मुकुल को, फॉर हिज बुक राइटर रिबेल सोल्जर लवर द मैनी लाइफ ऑफ अगेया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च अ ई-श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म टू एनहांस ईजियर एक्सेस टू वेरियस सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। तो इसे किसने लॉन्च किया है? ई-श्रम जो है आपका, ठीक है, ई-श्रम प्लेटफॉर्म जो है ये आपका ऑलरेडी लॉन्च किया गया था, मतलब ओरिजिनली लॉन्च किया गया था 2021 में। किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ इसके आपके यूनियन मिनिस्टर कौन से हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के। ठीक है, अब यहाँ पे पोर्टल की बात कर रहे थे हम, ई-श्रम पोर्टल की। 2021 अगस्त 2021 में से लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। किस चीज के लिए? फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। और इसमें ऑलरेडी अभी तक जो है ओवर 30 करोड़ वर्कर्स जो हैं वो रजिस्टर किए जा चुके हैं। और ऐसे वर्कर्स जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं जिनकी एज 16 से 59 ईयर्स के बीच में है, वो इस पोर्टल में रजिस्टर कर सकते हैं। ये इसकी एलिजिबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च शिक्षा को पायलट AI डिजिटल असिस्टेंट डिजाइन टू हेल्प टीचर्स क्रिएट लेसन्स प्लान एंड इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने शिक्षा को पायलट को लॉन्च किया है ताकि ये हेल्प करेगा टीचर्स को एंड स्टूडेंट्स को? तो इट इज लॉन्च बाय दी कर्नाटका गवर्नमेंट। ठीक है, इट वॉज लॉन्च बाय दी कर्नाटका गवर्नमेंट एंड इससे इस को पायलट इनिशिएटिव को यहाँ के कर्नाटका के मिनिस्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी जो है उनके द्वारा लॉन्च किया गया था, जिनका नाम है मधु बंगारप्पा।
ओके। एंड जो इनिशिएटिव है ये डेवलप किया गया है शिक्षणा फाउंडेशन एंड माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंडिया का, इन दोनों का कोलैबोरेशन था इस इनिशिएटिव के लिए, शिक्षा को पायलट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंट्री दैट वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन अक्टूबर 2024। तो इन 2024 मींस इस साल ये इजिप्ट जो है सेकंड आपकी कंट्री बनी है जिसे मलेरिया फ्री आपका अनाउंस किया गया है, डिक्लेयर किया गया है बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इजिप्ट। और इजिप्ट से पहले 2024 में काबो वर्डे जो है इस कंट्री को आपका डिक्लेयर किया गया था मलेरिया फ्री। ठीक है, टोटल वैसे 44 कंट्रीज हैं वर्ल्ड में एंड 1 टेरिटरी है जिसको घोषित किया गया है, जिसको डिक्लेयर किया गया है मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फाइन, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे WHO की। तो इसके करंट डायरेक्टर जनरल आपके कौन है? इनका नाम है टेड्रस एडनॉम। हेडक्वार्टर है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में एंड इट इज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1948। Now next question है the government of India has launched a campaign named Scam से बचो in collaboration with which company to enhance cyber safety। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसके साथ मिलके स्कैम से बचो कैंपेन जो है वो लाया गया था? तो इट इज मेटा। कौन सी कंपनी है? मेटा कंपनी है। और इस कैंपेन को लॉन्च किया गया था बाय संजय जाजू जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के। और मेटा के साथ ये आपका जॉइंट जो ये आपका कैंपेन है, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था। बहुत सारी मिनिस्ट्री थी जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, देन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ठीक है, तो इन सब ने मिलके मेटा के साथ मिलके लॉन्च किया था इस कैंपेन को। और मेटा ने, जिसको हम पहले फेसबुक भी बोलते थे, इस कंपनी ने एक एजुकेशनल फिल्म भी यहाँ पे रिलीज की थी जिसमें आयुष्मान खुराना थे, मतलब ये इनको फीचर किया गया था। और बहुत कॉमन स्कैम्स जो आजकल हो रहे हैं उसके बारे में इसमें बताया गया था। फाइन, नाउ मेटा के करंट CEO कौन है? मार्क जुकरबर्ग। इसकी शुरुआत की गई थी आपके 2004 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज वॉन द डेविस कप 2024 द वर्ल्ड कप ऑफ टेनिस इन मलागा स्पेन, जो आपका स्पेन में हुआ था। ठीक है, इट वॉज दी 112th एडिशन डेविस कप का जो स्पेन में हुआ था एंड इट वॉज वॉन बाय दी इटली। ठीक है, 2023 में भी इटली ने जो है ये डेविस कप जीता था एंड 2024 में भी इटली ने जीता है। और इटली ने डिफीट किसे किया है? नीदरलैंड को डिफीट किया है। नीदरलैंड की जो आपकी टीम थी उसे डिफीट किया है, जिसके कैप्टन आपके थे पॉल हैरविस, वेरेस इटली टीम के कैप्टन आपके थे फिलिप्पो वॉलेंड्री। ठीक है, इटली जो है ये डेविस कप जीती है 1976 और 2023 में। नाउ यहाँ पे 2024 भी जुड़ गया है। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि नीदरलैंड जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो नीदरलैंड है वो डेविस कप में फाइनल में पहुंचा था फर्स्ट टाइम। ओके, इसी के साथ यहाँ पे इटली पहले नंबर पे जो था हमने पढ़ा अभी। सेकंड नंबर पे कौन था? सेकंड नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया है, थर्ड पे आपका है कनाडा। ओके, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। डेविस कप जो आपका स्टार्ट हुआ था 1900 में, ये आपका एक चैलेंज है बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन एंड USA। और ये आपका मेंस टेनिस है, इंटरनेशनल टीम इवेंट ये होता है आपका मेंस टेनिस का, जिसे ऑर्गेनाइज करता है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। और बाय 2023 155 नेशंस ने प्रैक्टिस किया है इस कंपटीशन को एंड इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एनुअल टीम सपोर्टिंग कंपटीशन। और यहीं पे जैसे मैंने आपको बताया कि ये चैलेंज होता है ग्रेट ब्रिटेन और USA के बीच में। तो USA ने इसमें 32 विक्ट्रीज हासिल की हैं, जिसके साथ ये मोस्ट सक्सेसफुल कंट्री बन जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज बिकम अ सिग्नेटरी टू अ पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल, दैट इज PCAF। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने रिसेंटली साइन किया है आपका पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स को? इट वाज डन बाय द PNB, पंजाब नेशनल बैंक ने ये साइन किया है। एंड विद दिस जो PNB है ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉलो करेगा फॉर मेजरिंग एंड डिस्क्लोजिंग द ग्रीन हाउस गैस इमिशंस विच आर लिंक्ड टू देयर लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। ठीक है, एंड रिसेंटली PNB ने डिस्क्लोज किया है इनका फाइनेंस एमिशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट यूजिंग द PCAF स्टैंडर्ड। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। PNB के करंट MD and CEO कौन है? अतुल कुमार गोयल। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में एंड इट्स टैगलाइन इज द नेम यू कैन बैंक अपॉन,
एंड ये स्टैब्लिश कब किया गया था? 1894 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पहला कौन सा बैंक बना था जिसने पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स जो है दैट इज PCA फ्रेमवर्क जो है वो साइन किया था। तो इट वॉज योर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन November 2024 द RBI हैज इन्फ्यूज्ड फंड्स worth rupees dash through a variable repo rate into a banking system as a weighted average call rate increase of 23 basis point, that is जो आपका पहले 6.50% था अब इसे 6.73% इंक्रीज कर दिया गया है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा RBI द्वारा 25,000 करोड़ रुपीज जो हैं वो इन्फ्यूज किए गए हैं थ्रू द वेरिएबल रेपो रेट। ओके, बैंकिंग सिस्टम में ये इन्फ्यूज किए गए हैं। नाउ एज पर द RBI डेटा, सरप्लस लिक्विडिटी जो है इट इज एज मेजर्ड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ फंड्स बाय द RBI, ये आपका अभी डिक्लाइन हुआ है, ये कम हुआ है। इट इज डिक्लाइन टू अ 1 month लो ऑफ ₹84,154.75 करोड़। सेकेंड पॉइंट आपका है, RBI का एम है कि हम लिक्विडिटी सरप्लस जो है इसे मेंटेन रखें थ्रू द 1% to 1.2% ऑफ अ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज इंश्योर करने के लिए द कॉल रेट्स डोंट मूव अवे फ्रॉम द रेपो रेट। ओके, एंड द थर्ड पॉइंट सेज RBI received bids worth ₹35,420 crore from banks against the notified amount, जो आपका कितना अमाउंट है? ₹25,000 crore जो हमने अभी पढ़ा था। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ सागर मंथन द ग्रेट ओशियन डायलॉग साउथ एशियाज लार्जेस्ट मैरीटाइम थॉट लीडरशिप समिट वाज हेल्ड फ्रॉम 18 to 19 November 2024। तो इनमें से कौन सी जगह है, कौन सी सिटी है जहां पे ये आपका फर्स्ट एडिशन हुआ था सागर मंथन का? तो इट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, 18 से 19 नवंबर को हुआ था न्यू दिल्ली में। एंड इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज अलॉन्ग विद द ग्लोबल थिंक टैंक जिसका नाम है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, दैट इज ORF। ठीक है, नाउ अब जो ये आपका यहाँ पे सागर मंथन हुआ था फर्स्ट एडिशन, इसके 4 आपके थीम थे, सेंट्रल थीम्स, विच इज न्यू फ्रंटियर, ब्लू ग्रोथ एंड ग्रीन एंड ब्लू अलॉन्ग विद द कोस्ट एंड कम्युनिटीज। ये 4 आपकी सेंट्रल थीम्स थी। फाइन, जिसपे बेस्ड आपकी ये समिट थी। फाइन, नाउ अब यहाँ पे और क्या चीजें मेंशन की गई थी? इंडिया का मैरीटाइम सेक्टर के बारे में काफी कुछ यहाँ पे बताया गया था। जैसे इंडिया का जो मैरीटाइम सेक्टर है ये हैंडल करता है 95% ऑफ कंट्रीज ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड बाय वैल्यू इट इज 70%। और इंडिया में 12 आपके मेजर पोर्ट्स हैं एंड ओवर 200 माइनर पोर्ट्स। इंडिया में 200 से ज्यादा आपके माइनर पोर्ट्स भी हैं। इसके अलावा इंडिया जो है ये 16th लार्जेस्ट मैरीटाइम नेशन है एंड इंडिया के पास अभी जो है 1530 शिप्स हैं एंड इट इज द थर्ड लार्जेस्ट शिप रिसाइकल ग्लोबली। इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट शिप रिसाइकलर है पूरे वर्ल्ड में। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया था कि जो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर द कार्गो हैंडलिंग ये इंडिया की बड़ी है। 2014 से 2023 के बीच में कितना परसेंट ये बड़ी है? 87% ये बड़ी है। नाउ बात करेंगे पोर्ट परफॉर्मेंस की। तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में इंडिया जो है, इंडिया के जो पोर्ट्स हैं ये हैंडल कर रहे हैं 819.22 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो, जो लास्ट ईयर से 4.45% इंक्रीज हुआ है। वेयरएज सबसे ज्यादा यहाँ पे इंडिया का जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पोर्ट है ये कौन सा रहा है आपका फाइनेंशियल ईयर 2024 में? इट इज प्रदीप पोर्ट, और इसने सरपास किया है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी को इन अ टर्म्स ऑफ कार्गो वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट इज इंडिया का क्या प्लान है कि 2035 तक इंडिया को जो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है ये करना है $82 बिलियन का एंड इट विल बी डन बाय एस्टैब्लिशिंग द मेजर पोर्ट एट वाधवान इन महाराष्ट्र विच इज विद अ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 76,220 करोड़ या फिर $9.14 बिलियन। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज जो आपकी इंपॉर्टेंट है, पंचकर्मा संकल्प जो आपका मई 2024 में अनाउंस किया गया था, इसके अंडर आपके क्या क्या चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे। तो 5 मेजर अनाउंसमेंट यहाँ पे की गई थी विच आर फोकसिंग ऑन ग्रीन शिपिंग एंड डिजिटाइजेशन। पहली है जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है ये प्रोवाइड करेगी 30% फाइनेंशियल सपोर्ट प्रमोट करने के लिए ग्रीन शिपिंग को। सेकेंड इज अंडर द ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम जो आपके पोर्ट्स हैं यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो गए, VO चिदम्बरम पोर्ट हो गए, प्रदीप पोर्ट और दीनदयाल पोर्ट, इनको यहाँ पे 2 ग्रीन टग हर किसी को यहाँ पे प्रोक्योर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज दीनदयाल पोर्ट एंड VO चिदम्बरम पोर्ट एंड योर नेक्स्ट इज टूटीकोरिन, इट विल बी डेवलप्ड एज अ ग्रीन हाइड्रोजन हब।
इनको एज अ ग्रीन हाइड्रोजन हब जो है डेवलप किया जाएगा। साथ में ही एक सिंगल विंडो पोर्टल यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा टू फैसिलिटेट एंड मॉनिटर रिवर एंड सी क्रूजेस। एंड द लास्ट इज जो आपके पोर्ट्स हैं जवाहरलाल नेहरू, वीओ चिदम्बरम पोर्ट, इनको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा स्मार्ट पोर्ट्स में बाय द नेक्स्ट ईयर। तो ये पंचकर्मा संकल्प है। ओके, next is according to the climate change performance index, that is CCPI 2025, India ranked at dash position with an overall score of 67.99 on the list of over 60 countries। तो यहाँ पे एक इंडेक्स जारी किया गया है आपका क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंक आपकी है 10th रैंक। वेयरएस अगर 2023 की हम बात करें तो इसमें इंडिया की रैंक कितनी थी? 7th रैंक थी। फाइन, यहाँ पे मैंने ईयर मेंशन कर दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कौन से ईयर की रैंक है ये। अब जो इस रैंक यहाँ पे आपके 60 से ऊपर कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे शामिल थी, जिसमें पहली 3 जो प्लेसेस हैं वो आपकी खाली है, क्योंकि इतना स्कोर किसी ने किया ही नहीं है, किसी कंट्री ने। तो वेरी हाई रेटिंग ओवरऑल किसी की थी ही नहीं, इस वजह से पहले 3 प्लेसेस आपके खाली हैं। चौथा जो प्लेस है, चौथी रैंक जो है वो है आपकी डेनमार्क की, फॉलोड बाय नीदरलैंड, एंड 6th में आता है आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम। वहीं पे कुछ कंट्रीज जो आपकी इंपॉर्टेंट है जिनका रैंक पूछा जा सकता है वो देखते हैं। जैसे चाइना की रैंक कितनी थी? 55th रैंक थी। 57 थी आपकी यूएसए की। यूरोपियन यूनियन की रैंक यहाँ पे थी 17th, एंड आपका जो रशिया है, रशिया की 64th रैंक यहाँ पे थी। वहीं पे अगर G20 कंट्रीज की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया जो है इनका ही अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे था, क्लाइमेट परफॉर्मेंस ये अच्छे रहे हैं। वेयरएस आपके 14 कंट्रीज ऐसे थे जिनको लो और वेरी लो रेटिंग यहाँ पे दी गई है एज कंपेयर टू G20 कंट्रीज। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं जो ये आपका इंडेक्स है, ये कहाँ पे रिलीज किया गया था? COP29 में। ठीक है, ये कहाँ पे रिलीज हुआ था आपका? 29th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो आपका अजरबैजान में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो इंडेक्स है ये पब्लिश किसने किया है? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पब्लिश किया है, जिसमें 4 मेन कैटेगरीज आपकी होती हैं विद 14 इंडिकेटर्स। पहली आपकी है ग्रीन हाउस गैस इमिशन, देन नेक्स्ट है आपका रिन्यूएबल एनर्जी, थर्ड आता है आपका एनर्जी यूज, एंड फोर्थ आ जाता है क्लाइमेट पॉलिसी। अगर इंडिया की रेटिंग की यहाँ पे बात करें, स्कोर की बात करें, तो जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन वाली कैटेगरी है इसमें आपका इंडिया का स्कोर है 28.78%, 28.78। रिन्यूएबल एनर्जी का है 6.49, एनर्जी यूज आपका है 15.53 एंड क्लाइमेट पॉलिसी का स्कोर है 17.20। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज who has recently in November received the 2024 Pfizer Award for the book Brown Skin White Coats Race Science in India 1920 से 1966। तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिनको ये अवार्ड मिला है ब्राउन स्किन वाइट कोट रेस साइंस इन इंडिया बुक के लिए? तो इट इज योर पुरोजित बिहारी मुखर्जी। क्या नाम है इनका? पुरोजित बिहारी मुखर्जी। एंड जो ये बुक है इसे पब्लिश किसने किया है? 2023 में इसे पब्लिश किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस द्वारा। एंड अगर हम बात करें पुरोजित बिहारी मुखर्जी की, तो ये प्रोफेसर है आपके अशोका यूनिवर्सिटी विच इज लोकेटेड इन दी सोनीपत, हरियाणा। नाउ इस अवार्ड की बात करते हैं। इस अवार्ड को स्टैब्लिश किया गया था 1958 में, एंड इस अवार्ड को दिया जाता है एक्सेप्शनल बुक्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। जो इस पे बेस्ड होती हैं, इस टॉपिक पे, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती हैं बुक्स, उनको यहाँ पे ये अवार्ड दिया जाता है। और इस अवार्ड में एक मेडल और $2,500 यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी दैट इज IAEA ने रिसेंटली लॉन्च किया है एक मोबाइल एप्लीकेशन विच इज PAAT, पर्सनल अलार्म असेसमेंट टूल। ठीक है, इस एप्लीकेशन को इन्होंने लॉन्च किया है टू स्ट्रीमलाइन रेडिएशन अलार्म असेसमेंट एट अ एयरपोर्ट एंड बॉर्डर्स। वेयर इज द IAEA हेडक्वार्टर लोकेटेड? तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन द वियना, ऑस्ट्रिया। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए। अब बात कर लेते हैं इस ऐप की। जो आपकी PAAT ऐप है, पैट ऐप जो है, ये सपोर्ट करेगी फ्रंटलाइन ऑफिसर्स को, जैसे कस्टम और लॉ एनफोर्समेंट पर्सनल आपके होंगे। ठीक है, टू एक्सेस रेडिएशन अलार्म विच इज ट्रिगर्ड बाय द पीपल एयरपोर्ट पे, बॉर्डर क्रॉसिंग में, या फिर आपके अदर जो भी एंट्री पॉइंट्स होंगे वहां पे। ओके, जो ऐप है करंटली ये अरबिक, इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश में अवेलेबल है। एंड जो पैट है
ये आपका एक पार्ट है IAEA सूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टूल्स जो अवेलेबल है, टूल्स अवेलेबल टू सपोर्ट कंट्रीज इन इम्प्लीमेंटिंग देयर न्यूक्लियर सिक्योरिटी मेजर्स। एंड इसे डेवलप किसने किया है? इट इज डेवलप्ड बाय द IAEA इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड यूनिवर्सिटी ऑफ श्री जयवर्धनापुरा श्रीलंका, जो आपकी श्रीलंकन यूनिवर्सिटी है उसके कोलैबोरेशन से इसको जो है डेवलप किया गया है। और ये आपकी एक सिमिलर ऐप है विच इज योर टूल फॉर रेडिएशन अलार्म एंड कमोडिटी इवैल्यूएशन, ट्रेस मोबाइल ऐप के जैसे ही है जिसको IAEA ने 2017 में लॉन्च किया था। क्लियर है? नाउ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात करें तो करंट डायरेक्टर जनरल इसके कौन है? राफेल मैरियानो ग्रोसी, और इसे 1957 में एस्टैब्लिश किया गया था। Now next our question है, the Union Minister Dharmendra Pradhan has announced the establishment of artificial intelligence centers of excellence focused on dash। तो recently जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने अनाउंस किया है कि 3 AI बेस्ड या AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो हैं वो आपके स्टैब्लिश किए जाएंगे। कौन कौन से सेक्टर में? हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल सिटीज। ठीक है, इन 3 चीज़ों पे ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो स्टैब्लिश किए जाएंगे। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल A, B एंड C आर करेक्ट। अब जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है इसका काम क्या रहेगा? ये कंडक्ट करेंगे इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च डेवलप करने के लिए जो एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड एप्लीकेशंस होंगी और स्केलेबल सॉल्यूशंस होंगे, ताकि जो यूनिक चैलेंजेस हैं इन 3 डिफरेंट सेक्टर्स के उनको हैंडल किया जा सके, उसे सॉर्ट किया जा सके। ठीक है, अब हेल्थ केयर के लिए जो आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा वो IIT दिल्ली और एम्स दिल्ली में बनाया जाएगा। एग्रीकल्चर के लिए IIT रोपर पंजाब, देन सस्टेनेबल सिटीज के लिए IIT कानपुर उत्तर प्रदेश में ये स्टैब्लिश किया जाएगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए टोटल एलोकेशन दी है ₹990 करोड़ की इन सेक्टर्स को स्टैब्लिश करने के लिए ओवर दी 5 ईयर्स। ठीक है, 5 सालों में इनको इंप्लीमेंट किया जाएगा, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से फाइनेंशियल ईयर 2027-28। ओके, नाउ जो ये आपका इस इवेंट के दौरान जहाँ पे ये आपकी अनाउंसमेंट की गई थी, इस इवेंट के दौरान जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं इन्होंने प्रेजेंट किया था सैपलिंग एंड फ्लैग टू द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एम्स एंड IIT दिल्ली, IIT रोपर एंड IIT कानपुर, जहाँ पे ये सेंटर्स जो हैं आपके स्टैब्लिश किए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू PM मोदीज विजिट टू USA फ्रॉम 21st to 23rd September 2024? PM मोदी हैज पार्टिसिपेटेड, पहला आपका ऑप्शन है PM मोदी ने पार्टिसिपेट किया था क्वाड कैंसर मून शूट इवेंट जो आपका USA में हुआ था विद एन एम टू एड्रेस गैप इन अ सर्वाइकल कैंसर केयर एंड ट्रीटमेंट इकोसिस्टम इन अ इंडो पैसिफिक कंट्री। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? इंडिया ने लॉन्च किया है न्यू रीजनल मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन अ इंडो पैसिफिक, दैट इज मैत्री को यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया है ट्रेन करने के लिए क्वाड पार्टनर्स को इन मॉनिटरिंग एंड सिक्योरिंग देयर waters, enforcing their laws and discourage unlawful behavior। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है जो USA है, USA ने फॉर्मली हैंड ओवर किए हैं इंडिया को ओवर 297 एंटिक्विटीज टू इंडिया ड्यूरिंग द PM मोदीज विजिट टू USA। विद दिस जो USA है ये आपका पहला ऐसा कंट्री बन गया है जिसने सबसे ज्यादा एंटिक्विटीज जो हैं वो इंडिया को वापस किए हैं, और टोटल अभी तक 578 एंटिक्विटीज इंडिया को वापस किए जा चुके हैं। फाइन, तो आंसर यहाँ पे आपका है, सारे ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका बन सकता है, एक तो क्वाड मेंबर्स के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, USA के मेंबर होते हैं। दूसरा कि जो आपका 2025 का क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग है ये कौन सा कंट्री होस्ट करेगा? USA होस्ट करेगा। वहीं पे 2025 का क्वाड लीडर समिट कौन सा कंट्री होस्ट करेगा? तो इंडिया होस्ट करेगा। साथ में ही यहाँ पे बात हुई है कि इंडिया ने लॉन्च किया है मैत्री इनिशिएटिव, तो इस इनिशिएटिव की पहली जो वर्कशॉप आपकी होगी वो होगी 2025 में और इंडिया इसे होस्ट करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट इसी से रिलेटेड आपके पॉइंट्स हैं जो PM मोदी जी का विजिट था USA में। तो पहला पॉइंट है कि जो कोस्ट गार्ड ऑफ क्वाड लीडर्स हैं, ठीक है, कोस्ट गार्ड ऑफ क्वाड लीडर्स इन्होंने प्लान किया है ये लॉन्च करेंगे पहला फर्स्ट एवर क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन को। ठीक है, 2025 में ये होगा इंडो पैसिफिक में। किस चीज के लिए? इंप्रूव करने के लिए इंटरऑपरेबिलिटी एंड मैरीटाइम सेफ्टी और एनहांस करना कॉर्पोरेशन को बिटवीन दी क्वाड मेंबर्स। नेक्स्ट है, अब जो क्वाड है, क्वाड ने इंट्रोड्यूस किया है इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क पायलट प्रोजेक्ट एनहांस करने के लिए डिजास्टर रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज थ्रू द एयरलिफ्ट कैपेसिटी एंड लॉजिस्टिक रिसोर्सेज। देन
नेक्स्ट पॉइंट है क्वाड मैरीटाइम लीगल डायलॉग जो है ये भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है क्वाड पार्टनर्स ने लॉन्च किया है फर्स्ट ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क इन अ पैसिफिक। किस चीज के लिए? सपोर्ट करने के लिए अ सिक्योर रेसिलेंट एंड इंटरकनेक्टेड टेलीकम्युनिकेशन इकोसिस्टम। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? क्वाड पोर्ट्स ऑफ फ्यूचर पार्टनरशिप जो है वो भी इंट्रोड्यूस की गई थी यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए सस्टेनेबल एंड रेसिलेंट पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अक्रॉस द इंडो पैसिफिक इन कोलैबोरेशन विद द रीजनल पार्टनर्स। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि इंडिया ने यहाँ पे साइन किया है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। किस चीज के लिए? क्लीन फेयर इकोनॉमी अग्रीमेंट। ठीक है, क्लीन फेयर इकोनॉमी अग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया गया है जो फोकस करेगा क्लीन और फेयर इकोनॉमी में एज वेल एज ओवरआर्चिंग द arrangement under the US initiated Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity। ठीक है, अब जो ये आपका फ्रेमवर्क है इसके 4 पिलर हैं। कौन कौन से पिलर हैं? पिलर 1 ट्रेड, दूसरा आपका है पिलर 2 सप्लाई चेन रेसिलेंस, तीसरा है क्लीन इकोनॉमी और चौथा आपका पिलर है फेयर इकोनॉमी। ठीक है, अब मेंबर्स की अगर बात करें इसमें कौन कौन से मेंबर्स आ जाते हैं तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनी, फिजी, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, यूएस एंड वियतनाम आपके आ जाते हैं। ठीक है, साथ में ही आपको नोट करना है कुछ और पॉइंट्स, जैसे इस विजिट के दौरान पीएम मोदी ने अनाउंस किया है कि इंडिया जो है नए कॉन्सुलेट्स 2 आपके जो है ओपन करेगा यूएसए में। कौन कौन सी जगह में? एक तो बॉस्टन में और एक लॉस एंजलिस में। ठीक है, करंटली 6 कॉन्सुलेट्स इंडिया के हैं, जैसे आपका न्यूयॉर्क में है, अटलांटा, शिकागो, हॉस्टन, सैन फ्रांसिस्को और सिएटल में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पीएम मोदी जी ने एड्रेस किया था समिट ऑफ फ्यूचर जो आपका पार्ट था 79 सेशन ऑफ यूएनजीए का। ठीक है, और इसका थीम क्या था इस समिट का? मल्टीलेटरल सॉल्यूशंस फॉर बेटर टुमारो। साथ में ही इंडिया और यूएस ने एक अग्रीमेंट साइन किया है टू अनलॉक $1 बिलियन फंडिंग टू बूस्ट क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग को। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे बात हुई है यूएनजीए की, तो इसका स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। जैसे इसके जो करंट प्रेसिडेंट है इनका नाम है फिलेमोन यांग, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यूयॉर्क यूएसए में और इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1945। ठीक है, और यहाँ पे जो 79th सेशन आपका हुआ था यूएनजीए का ये 10 सितंबर से 28 सितंबर तक ये आपका चला था। ठीक है, Now next question है the name the personality who has been recently in October elected as a chairperson of a 77th session of World Health Organization Southeast Asia Region Regional Committee। तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जिनको चेयरमैन बनाया गया था 77th सेशन जो हुआ था आपका WHO का साउथ ईस्ट एशिया रीजन रीजनल कमिटी का? तो इट वाज इसके जो चेयर थे आपके वो बनाए गए थे इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा जी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब जो ये आपका सेशन हुआ था कहाँ पे हुआ था? ये न्यू दिल्ली में हुआ था। लोकेशन इसकी थी आपकी न्यू दिल्ली और 7 से 9 अक्टूबर को ये आपका चला था। क्लियर है? एडिशन पूछा सकता तो 77th एडिशन था। फाइन। अब इस सेशन के दौरान जो चीफ द कैबिनेट है आपकी WHO की रजिया बंड से, इन्होंने कुछ चैलेंजेस आउटलाइन किए हैं जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन में फेस किए जा रहे हैं, जिनमें से आपके कुछ जो आपके चैलेंजेस हैं कि यहाँ पे बर्डन इंक्रीज हो रहा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का एंड मेंटल हेल्थ का। नेक्स्ट है अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ रिड्यूसिंग नियोनेटल एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी। थर्ड आपका है चैलेंज ग्रोइंग थ्रेट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट। इसके बाद इक्विटेबल एक्सेस टू हेल्थ सर्विस एंड एसेंशियल मेडिसिन किया जाता है। देन ग्रोइंग बर्डन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस and the ever-present threat of epidemics, pandemics and other emergencies। तो ये सब इन्होंने यहाँ पे शेयर किया था। इसके अलावा जो आपके प्रोग्रेस हमें देखने को मिली है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में इन अ हेल्थ सेक्टर, वो देखते हैं। जैसे बांग्लादेश जो है ये पहला कंट्री बना है साउथ ईस्ट एशियन रीजन का जिसने काला अजर जो है उसको एलिमिनेट किया है एंड इन्होंने वैलिडेट किया है कि इन्होंने जो आपका लिम्फेटिक फ्लोरोसिस जो होता है, हाथी पांव जो होता है प्रॉब्लम, उसको भी इरेडिकेट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका थाईलैंड आ जाता है। थाईलैंड आपका वन ऑफ द फिफ्थ कंट्री है जिसने आपका जो है एलिमिनेट किया है ट्रांसफैट फ्रॉम द फूड सप्लाई। थर्ड पॉइंट सेज जो आपका रिपब्लिक ऑफ कोरिया है एंड तिमोर लेस्ते है, इन्हें सर्टिफाइड किया गया है एज
सर्टिफाइड किया गया है ऐसे कि इन्होंने जो है एलिमिनेट किया है रूबेला को, एंड भूटान प्रोग्रेस में है कि ये एलिमिनेट कर देगा रूबेला को। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडिया इज ऑल सेट टू बिकम द 20th टू बी वैलिडेट फॉर अ एलिमिनेशन ऑफ अ ट्राइकोमा, एंड तिमोर लेस्ते जो है ये आपका 21st कंट्री बना है जिसने वैलिडेट किया है टू बी वैलिडेटेड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ अगेन लिम्फेटिक फ्लेरोसिस एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये प्रोग्रेस हमें देखने को मिली है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में इन हेल्थ सेक्टर। नाउ WHO की बात कर लेते हैं, तो इसके करंट डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस एडहेनोम घेब्रेयेसस। इसके WHO रीजनल डायरेक्टर हैं साउथ ईस्ट एशिया के, इनका नाम है साइमा वजीद। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसे 1948 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड अ 225.5 मिलियन फंडिंग $, funding for enhancing landscape and ecosystem management, that is element project in the state of Tripura and Nagaland। तो इनमें से कौन सी आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इतनी फंडिंग 225.5 मिलियन $, की फंडिंग अप्रूव की है फॉर एलिमेंट प्रोजेक्ट इन द स्टेट ऑफ फॉर द स्टेट ऑफ त्रिपुरा एंड नागालैंड? तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इट इज डन बाय द वर्ल्ड बैंक, और ये फंडिंग हमें जो है एज अ लोन प्रोवाइड किया जाएगा बाय दी पार्ट ऑफ योर वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दैट इज IBRD, एंड इसका मेच्योरिटी पीरियड जो है वो 12 साल का रहेगा। ग्रेस पीरियड की बात करें तो ये आपका 4.5 ईयर्स का रहेगा। साथ में ही यहाँ पे बताया गया है कि कॉम्प्लीमेंट्री ग्रांट भी यहाँ पे प्रोवाइड करेगा हमें प्रोग्रीन, विच इज ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल एंड रेसिलेंट लैंडस्केप, और कितनी फंडिंग ये यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे? 2.4 मिलियन $, की फॉर दिस प्रोजेक्ट। फाइन, अब बात करें इस प्रोजेक्ट की, तो इस प्रोजेक्ट में का मेन एम क्या है कि जो फॉरेस्ट है उसको कंजर्व करना है। ठीक है, कंजर्व करना है और रिस्टोर करना है आपका 1 लाख हेक्टेयर फॉरेस्ट को। देन ये प्रिवेंट करेगा आपके 4,35,000 टन्स ऑफ कार्बन एमिशन एनुअली, ऐसा इस प्रोजेक्ट में बताया गया है। साथ में ही सॉइल कंजर्वेशन और ये वाटर अवेलेबिलिटी जो है इसको भी इम्प्रूव करेगा, और 60,000 जॉब्स जो हैं ये क्रिएट करेगा। विद दिस प्रोजेक्ट दे विल क्रिएट अ 60,000 जॉब्स इन इंडिया। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया है इस प्रोजेक्ट में, ये जो प्रोजेक्ट है ये डेवलप करेगा वैल्यू चेन्स फॉर द प्रोडक्ट्स लाइक अगरवुड, बैम्बू एंड हनी इन पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर। एंड एक और चीज़ जो मेंशन की गई है कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू ये एनहांस करेंगे नेशनल पार्क्स को और प्रोटेक्टेड एरियाज को, सो दैट दे कैन प्रमोट अ टूरिज्म। ओके, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखिए, तो वर्ल्ड बैंक के करंट प्रेसिडेंट है अजय बांगा। हेडक्वार्टर की बात करें तो ये लोकेटेड आपका वॉशिंगटन DC USA में। स्टैब्लिशमेंट इसकी हुई थी 1944 में, और मेंबर कंट्रीज आपकी वर्ल्ड बैंक की कितनी है? 189। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड ओमनीजेन AI, अ जनरेटिव AI सॉल्यूशन फॉर ऑप्टिमाइजिंग रिस्क इवैल्यूएशन इन अंडरराइटिंग? तो इनमें से कौन सी आपकी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने इसे इंट्रोड्यूस किया है ओमनीजेन AI को? इट इज योर कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस। कौन सी कंपनी है? कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस। और ये टूल आपका जो है बनाया गया है Amazon वेब सर्विसेज बेडरॉक प्लेटफॉर्म पे। इसका काम क्या रहेगा? एक तो कस्टमर का जो एक्सपीरियंस होगा वो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉड डिटेक्शन में ये काम आएगा। साथ में ही जो पॉलिसी इश्यूएंस में टाइम लगता है वो भी कम हो जाएगा। साथ में ही एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि जो क्लेम सेटलमेंट होता है उस प्रोसेस में भी अब कम टाइम लगेगा विद द हेल्प ऑफ ओमनीजेन। ओके, नाउ HSBC की बात करें, कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो ये जॉइंट वेंचर है आपका कैनरा बैंक का विद 51% ऑफ स्टेक, HSBC इंश्योरेंस 26% स्टेक इसका है, और PNB बैंक का आपका 23% का स्टेक यहाँ पे है। तो 3 जॉइंट वेंचर यहाँ पे 3 कंपनीज के जॉइंट वेंचर आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक, नाउ कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस जो है इसे 2008 में स्टैब्लिश किया गया। करंट MD एंड CEO की बात करें तो ये अनुज माथुर हैं, एंड हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट इज the Reserve Bank of India has cancelled the license of which bank as this bank fails to meet the regulatory capital requirements and operational standard outlined in the Banking Regulation Act 1949। तो रिसेंटली RBI ने एक कॉर्पोरेटिव बैंक का जो है लाइसेंस कैंसिल किया है। इसका नाम है दुर्गा कॉर्पोरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड।
ओके क्या नाम है, दुर्गा कॉर्पोरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, एंड इसकी फंक्शनिंग आपकी जो है नवंबर से कैंसिल मतलब बंद हो गई है। एंड जो आपके एलिजिबल डिपॉजिटर्स हैं उनको यहाँ पे 5 लाख तक का जो है कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा बाय दी DICGC। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज अ 15th कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली जो के संजय मूर्ति हैं इनको अपॉइंट किया गया है 15 कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिनका जो टेन्योर है आपका वो या तो 6 साल होता है या फिर जब तक उनकी एज 65 ना हो जाए तब तक ये इस पोजीशन पे बने रहते हैं। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी को, जो आपके फर्स्ट लेफ्टिनेंट जनरल थे जम्मू एंड कश्मीर के। फाइन, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है आपका, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल का, इट इज लोकेटेड इन दी न्यू दिल्ली एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था 1858 में। क्लियर है। Now next आपका क्वेश्चन है, in November 2024 the Department of Post has launched a special commemorative postage stamp of denomination rupees dash on sickle cell elimination 2047 initiative। तो रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक आपका कॉमरेटिव पोस्टेज स्टैम्प जो है वो रिलीज किया है विद अ डोमिनेशन रुपीज ऑफ 5। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। और इस टिकट पे मेंशन किया गया है जो सिकल सेल इरेडिकेशन का टारगेट है कि हमें एलिमिनेट करना है सिकल सेल को 2047 तक, ये चीज यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी की हुई है। क्लियर है। नाउ अब बात कर लेते हैं सिकल सेल इरेडिकेशन मिशन की। इस मिशन को 2023 में लाया गया था, पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया था मध्य प्रदेश में, जिसका मेन एम क्या है, जो हमारे ट्राइबल एरियाज हैं जहाँ पे ये डिजीज का बहुत ज्यादा आपकी कॉमन है और काफी मतलब चैलेंजिंग ये डिजीज है, तो इसको टैकल करने के लिए ये आपका लाया गया था मिशन। एंड दिस मिशन इज अ पार्ट ऑफ अ नेशनल हेल्थ मिशन, जिसका मेन एम क्या है, एलिमिनेट करना है सिकल सेल को बाय 2047। ठीक है, किसका पार्ट है ये, नेशनल हेल्थ मिशन का, और इसका एम है 2047 तक हमें हटाना है सिकल सेल डिजीज को। फाइन, एंड दिस मिशन इज सपोर्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सिकल सेल एलिमिनिया इरेडिकेशन मिशन, NSCAEM द्वारा इसको सपोर्ट किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज जो नोट करने वाली है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने यहाँ पे क्या मेंशन किया है कि जो सिकल सेल डिजीज है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब आप बोल सकते हो इतनी ज़्यादा ये फैली हुई डिजीज है कि इसको हम टॉप 10 हेल्थ चैलेंजेस में रख रहे हैं इंडिया के ट्राइबल एरियाज के अकॉर्डिंग। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मोस्टली इफेक्टेड जो आपका स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलती है हमें डिजीज, इट इज़ योर मध्य प्रदेश। फाइन, next is in November 2024 PM Narendra Modi has addressed the dash edition of Hindustan Times Leadership Summit that was held in New Delhi। तो recently आपका जो है 14 से 16 नवंबर को आपका समिट हुआ था, 22nd एडिशन हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट का, जैसे एड्रेस किसने किया था, पीएम मोदी जी ने। और इस इवेंट के दौरान इन्होंने लॉन्च किया था एक आपका पोस्टेज स्टैम्प डिनोमिनेशन ऑफ ₹5, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे, और इसको इन्होंने लॉन्च किया था ऑन 100 ईयर्स कंप्लीशन ऑफ 100 ईयर्स ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, जिसकी शुरुआत जो है महात्मा गांधी जी ने की थी 1924 में। फाइन, अब जो ये आपका स्टैम्प है, इस स्टैम्प को जो है डिजाइन किसने किया है, सनका समांथा जी ने। एंड यहाँ पे एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है जो पीएम मोदी जी ने मेंशन की थी कि यहाँ पे आउटलाइन इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया था, विजन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। ओके, अब हिंदुस्तान टाइम्स की बात करें तो इसके चेयरमैन करंटली हैं शुभाना भारतीय, हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका आपका न्यू दिल्ली में, एंड इट्स टैगलाइन इज फर्स्ट वॉइस लास्ट वर्ड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द स्टेट दैट हैज सेलिब्रेटेड दीपावली पद्यम फेस्टिवल ऑन द 4th डे ऑफ दीपावली। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने इस फेस्टिवल को ऑब्जर्व किया था, तो इट इज योर कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका में क्या मान्यता है कि इस दिन जो असुरा किंग थे बाली चक्रवर्ती, वो पाताल लोक से भूलोक में पधारे थे। ठीक है, तो इस ओकेजन पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है। Next is, which state government has formed a 10-member joint corridor management committee with a Rajasthan for cheetah project। तो recently राजस्थान गवर्नमेंट जो है इन्होंने 10 मेंबर जॉइंट कॉरिडोर मैनेजमेंट कमेटी बनाई है, किसके साथ मिलके, मध्य प्रदेश के साथ मिलके, ताकि जो चीता है इनके कंजर्वेशन के लिए, और साथ में ही इस कमेटी का मेन एम क्या रहेगा, क्रिएट करना और मैनेज करना चीता कॉरिडोर बिटवीन दीज 2 स्टेट्स फॉर द सेफ मूवमेंट ऑफ चीतास। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज,
Which among the following NBFC has secured the $65 million for climate impact fund? तो इनमें से कौन सी NBFC है जिसने रिसेंटली जो है सिक्योर किया है $65 million का अमाउंट और फंड किस चीज के लिए? क्लाइमेट इम्पैक्ट फंड के लिए। ठीक है, तो ये आपकी NBFC है, इसका नाम है नॉर्दर्न आर्क। ठीक है, क्या नाम है इसका? नॉर्दर्न आर्क है। और ये फंडिंग इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस कंपनी को कौन प्रोवाइड कर रहा है? पहली आपकी ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, दैट इज USDFC, 50 मिलियन ये दे रहे हैं। और बाकी का आपका बचा हुआ 15 मिलियन कौन दे रहा है? OEEB। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो आपका डेवलपमेंट बैंक है रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रिया का, ये फंडिंग आपको 65 मिलियन की ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं नॉर्दर्न आर्क को। ओके, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर मेल भी कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे। सो मिलेंगे इसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।